गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और हमने 5 डेफिनेशंस कर ली थी। अब इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिए नंबर 6 एसेट्स। एसेट से आप लोग क्या समझते हैं, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तो एसेट्स के लिए हमने सीखा था, इसका मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेस जो हमारी है एंड जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एसेट। ठीक है, आई रिपीट, कोई भी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेस जो हमारी है एंड जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एसेट। एक तो ये था, एक और था कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिले कल को, वो भी एक एसेट होता है। तो एसेट 2 टाइप के होते हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए या फिर जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, राइट। कुछ एग्जांपल्स, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब तो वो हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया 3 महीनों का, तो कल को पैसे तो नहीं आएंगे बट इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, सर्विसेज मिलेंगी। क्लियर। अब एसेट्स 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। ठीक है, अब आज हमें ये सीखना है कि ये क्या है, नॉन करंट और करंट। सबसे पहले करंट देखो। करंट मतलब वो एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दोबारा सुनो, वो एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। within a period of 1 year या फिर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के अंदर जिनको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। अब ऐसे कौन से एसेट होंगे जो 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए? तो सुनो भाई, जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आपके लिए एसेट है। तो मान लो आपने अपनी शॉप के लिए स्टॉक खरीदा, तो क्या आप कभी ये सोच के खरीदते हो कि 5 साल बाद 6 साल बाद बेचेंगे? ऐसे तो नहीं होता ना। आप हमेशा ये सोचते हो कि जल्दी से जल्दी उसको सेल भी कर देंगे। तो स्टॉक एक करंट एसेट है। जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आप कोशिश करते हो 3 to 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स इतने में कैश में कन्वर्ट हो जाए, बिक जाए, राइट। और एग्जाम्पल, जब आप गुड्स उधार पे बेचते हो तो उस पार्टी को क्या बोलते हैं? डेटर। तो एक बात बताओ, आप उसको 3-4 साल का टाइम दोगे या 3-4 महीने का टाइम दोगे? मतलब पॉइंट क्या है, आपने गुड्स बेचे और उसने कहा कि पैसे कुछ टाइम बाद दूंगा। आपने कहा ठीक है। अब वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, 3 या 4 साल या फिर 3-4 महीने। ऑब्वियसली 3-4 महीने में कैश तो वापस चाहिए आपको। तो डेटर्स हमारे करंट एसेट है। मतलब आप उसको ये बोलोगे कि भाई साहब 3 से 4 महीने ले लो और पैसे दे देना, ठीक है, इतना ही टाइम देंगे। तो स्टॉक हो गया डेटर्स। और बैंक बैलेंस, जो आपका सेविंग में या करंट में पैसे पड़े होते हैं, उसको आप कभी भी निकाल सकते हो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में, कल निकाल लो, कभी भी निकाल सकते हो विद इन 12 मंथ्स। तो बैंक बैलेंस भी हमारा करंट एसेट है। बट हाँ, अगर आप एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट, वो करंट एसेट नहीं होता, क्योंकि वो तो 3 से 4 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो बैंक बैलेंस मतलब जो सेविंग या करंट में है। क्लियर। और भी होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये करंट एसेट कैसे है? देखो भाई, अगर आपने कुछ एडवांस में पैसे दिए, मान लो आपने अपने टीचर को एडवांस में फीस दे दी 3-4 महीने की, तो क्या उससे सर्विस 2 साल बाद लोगे या अभी 3-4 महीने के अंदर ले लोगे?
अगर आपने 3 to 4 मंथ्स की फीस एडवांस दी है तो सर्विस भी तो अभी ले लोगे ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट है, वो कैश में कन्वर्ट तो नहीं होगा, बट जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, सर्विस है, वो तो विद इन 1 ईयर मिल जाएगी। ठीक है। एक और एग्जांपल, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया बट मिली नहीं। मान लो कमीशन मिलनी है बट नहीं मिली, तो क्या 1 साल बाद 2 साल बाद मिलेगी? ऐसे तो नहीं होगा ना। आप एक्सपेक्ट करोगे 2-3 महीने के अंदर तो मिल ही जाएगी। तो एक्रूड इनकम भी करंट एसेट होता है। ठीक है। तो ये इनकी बेसिक नेचर है कि 1 साल के अंदर कैश में या सर्विस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नॉन करंट एसेट पे। नाम से ही मालूम पड़ रहा है नॉन करंट एसेट, जो करंट नहीं है। इसका मतलब ये 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये चलेंगे फॉर मोर देन 1 ईयर। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं खरीदते। जब हम उसको खरीदते हैं ना, तो उनको यूज करने के पर्पज से खरीदते हैं, तो वो यूज होते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। इसके भी एग्जांपल्स दूंगा। इसके अंदर आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में 2 टाइप के होते हैं, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे, बट पहले आप इतना लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे ये टैंजिबल और इनटैंजिबल क्या होते हैं। बहुत ध्यान से समझना। टैंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो और छू भी सकते हो। इन शॉर्ट, which can be touched and seen, जिसको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इनटैंजिबल मतलब जिसको देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। which cannot be touched and seen। टैंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनको नहीं देख सकते, टच भी नहीं कर सकते। ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन होगी बट अभी क्लियर हो जाएगा। यहां देखना बहुत ध्यान से। ऐसे कौन से फिक्स एसेट्स हैं जिनको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो, मोर देन 1 ईयर। बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग खरीदते हो, बिल्डिंग, तो एक बात बताओ, क्या आप कभी ये सोच के खरीदते हो कि 1 साल में बेच देंगे, 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर देंगे? ऐसे तो नहीं होता। अगर आप घर भी खरीदोगे अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, घर में रहने के लिए, तो भी आप लॉन्ग टर्म लेते हो, और अगर आप बिजनेस के लिए लोगे तो भी लॉन्ग टर्म लेते हो। तो बिल्डिंग की बेसिक नेचर होती है फिक्स एसेट की। अगर इसको लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल, मशीनरी। जब आप बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदते हो तो ऑब्वियसली इससे आप गुड्स बनाओगे, तो ये 1 साल के लिए तो खरीदोगे नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे। ठीक है। उसके बाद फर्नीचर। अगर आप घर के लिए भी फर्नीचर लेते हो तो उस फर्नीचर को कम से कम 5 to 10 ईयर्स चलाते हो। तो वैसे ही बिजनेस का फर्नीचर भी लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ठीक है। तो ये होते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। इसको हम उससे पहले कैश में कन्वर्ट नहीं करते। राइट। एक और एग्जांपल, व्हीकल। व्हीकल को भी देख सकते हो, छू सकते हो, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। राइट। कार खरीदते हो तो 10 ईयर्स तो चलाते ही हो उसको। ठीक है। हाँ, अलग बात है कि आप 1 साल में बेच सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप व्हीकल को बेच नहीं सकते, बट इसकी बेसिक नेचर क्या होती है कि लॉन्ग टर्म यूज करेंगे। बेसिक एजम्पशन तो यही होती है ना। ठीक है। अब आते हैं इंटेंजिबल पे। ये कुछ नया आपके लिए। इसके एक जो एग्जाम्पल है वो है पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट। अब ये शायद नए वर्ड्स हैं आपके लिए, तो एक एक वर्ड बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले पेटेंट। पेटेंट का मतलब न्यू इन्वेंशन। ठीक है।
अब ये क्या है और एसेट कैसे है, सुनो। आज से 2 या 3 इयर्स पहले कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने एक सैटेलाइट बनाई थी, बहुत छोटी सी लाइट सी सैटेलाइट, ठीक है, और वो नासा ने अप्रूव की थी कि वो बिल्कुल ठीक है। तो इंडियन स्टूडेंट्स के नाम पे उसका पेटेंट हुआ था। पेटेंट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सैटेलाइट जानी जाएगी कि इंडियन स्टूडेंट्स ने बनाई है, ठीक है। अगर नासा चाहता है कि ये सैटेलाइट उनके नाम पे हो तो नासा को कुछ पैसे देने पड़ेंगे इंडियन स्टूडेंट्स को, माइट बी 2 करोड़ 3 करोड़, जितने भी वो स्टूडेंट्स मांगेंगे। पॉइंट क्या है, वो सैटेलाइट फेमस होगी इंडिया के नाम पे, इंडियन स्टूडेंट्स के नाम पे। अगर नासा चाहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड वो उसके नाम पे रहे फेमस, तो खरीदो फिर, ठीक है। तो पेटेंट मतलब न्यू इन्वेंशन, ये मैंने बनाया है, राइट। आपने वो मूवी देखी होगी टार्जन द वंडर कार, उसमें जो अजय देवगन होता है वो एक डिजाइन बनाता है, एक कार का डिजाइन बनाता है, देखा होगा स्टार्टिंग में सीन है, और कुछ 4 पार्टनर्स उसको फ्रॉड करके मार देते हैं। रीजन, उसने वो डिजाइन पेटेंट नहीं करवाया था। अगर वो पेटेंट करवा लेता तो वो 4 पार्टनर्स उसको मार के भी वो डिजाइन नहीं ले सकते थे, ठीक है। वो पेटेंट हुआ नहीं, उन चारों ने ले लिया और अपने नाम करवा लिया, क्लियर। उसके बाद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, लोगो, ब्रांड की पहचान। जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो एडिडास, रीबॉक, प्यूमा, इन सबका एक लोगो होता है अपना, राइट, जिससे वो आइडेंटिफाई होते हैं कि इसका प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ऑडी सब देखते हैं ऑब्वियसली, उसके ये 4 सर्कल्स होते हैं, 4 चूड़ियां, ये इसका लोगो है। मान लो आपने कोई कार कंपनी स्टार्ट भी कर ली, क्या आप ये साइन कॉपी कर पाओगे? नहीं कर सकते। अगर आपको ये साइन चाहिए, ये लोगो चाहिए, तो ऑडी से खरीदो। वैसे तो ऑडी बेचेगा नहीं, बट मान लो अगर वो बेचने को तैयार है तो सोचो कितने करोड़ में जाएगी वो पेमेंट, ठीक है। तो इसके लिए वो एसेट है। तो ऑडी के लिए इसका ये ट्रेडमार्क एसेट है, रीबॉक के लिए उसका वो साइन एसेट है, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, क्लियर। गुडविल, गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन। अब सर रेपुटेशन कैसे बेचेंगे, वो भी बिकती है, कैसे, यहां देखना। मान लो हल्दीराम की एक शॉप है आपके घर के पास और वो 500 स्क्वायर यार्ड्स में है, और एक और शॉप है आपके घर के पास XYZ, वो भी 500 स्क्वायर यार्ड्स में है। अब आपको ये बिजनेस खरीदना है, इनमें से कोई एक बिजनेस, और सिर्फ वो जगह नहीं खरीदनी, पूरा बिजनेस टेक ओवर करना है, मतलब आप भी वहां पे मिठाई बेचोगे। तो जब आप XYZ से पता करने गए कि सर आप कितने लोगे, जगह के और ब्रांड के सब कुछ मेरा, तो वो कह रहा है कि मैं दूंगा 2 करोड़ और आज से ये जगह आपकी, अगर आप खरीदते हो। फिर आप जब हल्दीराम के पास गए तो वो कह रहा है कि मेरा रेट है 3 करोड़। तो आपने पूछा कि सर सेम स्पेस सेम बिजनेस, तो आप ज्यादा क्यों मांग रहे हो? तो हल्दीराम बोलेगा मेरा ब्रांड है, मेरे ब्रांड की एक इमेज है, अगर आप यहाँ पे बिजनेस करोगे तो आप प्रॉफिट्स आराम से कमाओगे, मैंने गुडविल बनाई हुई है। तो बेसिकली हल्दीराम गुडविल के 1 करोड़ मांग रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल उसके लिए एसेट है, लेकिन क्या आप उस गुडविल को छू सकते हो? नहीं। क्या देख सकते हो? नहीं। फिर भी बिक रहा है। तो ये होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको आप टच नहीं कर सकते, फिर भी वो सेल होते हैं, ठीक है। एक रह गया कॉपीराइट। इसका मीनिंग है राइट टू कॉपी। अब ये क्या है, 11th में जो आपकी बुक है अकाउंट्स की, TS गरेवाल, उनके राइटर तो TS गरेवाल हैं, बट वो बुक्स को कॉपी नहीं करते, वो बना बना के बेचते नहीं है। उन्होंने ये राइट दिया हुआ है सुल्तान चंद को। आप बुक के ऊपर देखो लिखा हुआ है, इसका राइट है सुल्तान चंद के पास। मतलब TS गरेवाल ने ये राइट दे दिया सुल्तान चंद को कि ये बुक्स बना बना के आप बेचो, जितनी मर्जी कॉपी बेचो। अब वो क्या करेंगे TS गरेवाल, या तो एक लमसम पेमेंट ले लेंगे सुल्तान चंद से, मान लो 50 लाख कि मुझे पूरे साल के 50 लाख दे दो, या फिर नंबर ऑफ कॉपीज पे लेंगे, मतलब जितनी भी बुक सेल होंगी उसके हिसाब से हर बुक पे 100-200 रुपए ले लेंगे। तो TS गरेवाल के लिए एसेट है, बैठे बैठे पैसे आएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो TS गरेवाल ने अपनी बुक का कॉपीराइट सुल्तान चंद को दिया हुआ है, वो उसकी कॉपीज निकाल के बेच सकता है, आप नहीं बेच सकते। अगर आप फोटोकॉपी करवा के बेचोगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है।
सो दिस इज योर एसेट्स। एक होते हैं करंट एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, मोर देन 1 ईयर। उसके अंदर दो आते हैं, टैंजेबल, इनटैंजेबल। टैंजेबल जिनको टच कर सकते हैं, इनटैंजेबल जिनको टच नहीं कर सकते फिर भी वो बिकते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब लिख लो। तो अब आगे करते हैं। नंबर 7, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, राइट। एक्सपेंडिचर दो टाइप्स के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो मेन टाइप्स के होते हैं। वैसे तो एक थर्ड टाइप भी होता है, डेफर्ड रेवेन्यू, बट मैं वो एंड में सिखाऊंगा। आज सिखाऊंगा ये दो। ठीक है, अब ये कैपिटल और रेवेन्यू क्या है ये सुनना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जब आप कोई एसेट खरीदते हो, ठीक है, कोई एसेट परचेज किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ एसेट। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो रोज रोज नहीं होते, बट इनका बेनिफिट काफी टाइम के लिए मिलता है। पॉइंट क्या है, अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, तो आप एक बार खरीदो और क्या उसका बेनिफिट बस 1 साल के लिए मिलेगा? ऐसे तो नहीं होगा। उसका बेनिफिट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए मिलेगा, राइट। तो इसका बेनिफिट होता है फॉर मोर देन 1 ईयर, बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। इन शॉर्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट को खरीदना और उसका बेनिफिट काफी टाइम के लिए मिलता है। ठीक है, इन खर्चों को दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। एसेट्स को आप कहां दिखाते हो? बैलेंस शीट में, राइट। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, व्हीकल खरीद लिया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ एसेट, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, माइट बी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, और वो दिखाई जाती है बैलेंस शीट में। थोड़ा बहुत बैलेंस शीट का भी आइडिया है आपको। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। मतलब वो खर्चे जो हम बिजनेस में ऑन डेली बेसिस करते हैं। ठीक है, फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस को चलाने के लिए रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो। ठीक है, तो वो सब खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हर साल होते हैं, ये खर्चे कभी कभी, और ये खर्चे तो हर साल। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपने इस साल का रेंट पे किया है तो उसका बेनिफिट आपको इसी साल के लिए मिलेगा या 10 सालों के लिए मिलेगा? सोचो, अगर आपने इस साल का रेंट पे किया है तो उसका बेनिफिट तो बस इसी साल के लिए मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को इस साल की सैलरी पे करी है तो क्या वो हमेशा के लिए काम करेंगे आपके यहाँ? ऐसे तो नहीं होता ना, अगले साल दोबारा पे करनी पड़ेगी। तो पॉइंट क्या है, जो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो उसका बेनिफिट खाली इसी साल के लिए मिलता है। ठीक है, नॉर्मली छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं और उनका बेनिफिट मिलता भी बस इसी साल के लिए। तो यहां पे लिख लेंगे बेनिफिट फॉर 1 ईयर या करंट ईयर। ठीक है, इसी साल में इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब ये खर्चे कहां दिखाए जाते हैं? ये खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा सा बना के दिखाया था ना, लेफ्ट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये खर्चे वहां आएंगे। अभी मैं प्रूफ करूंगा थोड़ा सा और क्यों आते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल्स, रेंट, सैलरी,
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर इन दोनों को शॉर्ट में डिस्कस किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े खर्चे, एसेट को खरीदना, वो खर्चे कभी कभी होते हैं बट उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, ठीक है, और ये खर्चे कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में शो होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो होते हैं, ये खर्चे हर साल होते हैं और इसका बेनिफिट एक साल के लिए मिलता है, ठीक है। इस साल रेंट पे किया तो बेनिफिट भी बस इसी साल के लिए मिलेगा, अगले साल दोबारा चाहिए बेनिफिट, दोबारा पे करो, ठीक है। तो ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब एक आपका रियल लाइफ से एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपने कार खरीदी, तो वो कैपिटल या रेवेन्यू, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप कार में पेट्रोल डलवाते हो तो वो किस में होता है, वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल खर्चे छोटे मोटे, ठीक है। एक और एग्जांपल, आपने एसी खरीदा, एयर कंडीशनर, वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक बार खरीदो उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। और जो उसका बिल पे करते हो वो किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं थोड़ा और इसको समझाता हूं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब आप कोई एसेट खरीदते हो, तो उसको शो करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन बैलेंस शीट। मतलब सपोज आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, तो वो यहां पे शो होगी एसेट्स में, राइट साइड में एसेट्स, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज। तो आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, वो यहां पे शो होगी, ठीक है। और जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे आते हैं एक्सपेंसेस और यहां पे आती है इनकम्स। अब सपोज आपने रेंट पे किया, तो वो यहां पे आते हैं, रेंट 1 लाख, सैलरी पे करी तो वो यहां पे आते हैं 2 लाख। पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से हम इस साल का प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। सपोज 2020 में हो आप, तो इस साल कितनी इनकम्स हुई जो कमाया, कितने खर्चे हुए जो इस साल के हैं, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाल देते हैं, ठीक है। रेंट सैलरी तो इसी साल का है, इसलिए इसको यहां पे दिखा दिया। अब डाउट ये आएगा कि सर मशीनरी भी तो इस साल खरीदी है, ये यहां पे क्यों नहीं आई। तो इसका रीजन बहुत ध्यान से सुनना। देखो भाई, जो रेंट पे किया, सैलरी पे करी, उसको आप इसी साल में यूज कर लोगे, मतलब उसका बेनिफिट इसी साल मिल रहा है। तो रेंट तो पूरा इसी साल का खर्चा है, इसी साल का। सैलरी जो भी आप पे कर रहे हो उसका बेनिफिट इसी साल मिल रहा है, तो ये खर्चा भी इसी साल का है। बट जो आपने मशीनरी खरीदी, क्या आप वो एक साल में यूज कर लोगे सारी, नहीं ना। तो उसको एक साथ तो सारा मैं अभी दिखा नहीं सकता। पॉइंट क्या है, जो मशीनरी खरीदी वो तो मैं 10 ईयर्स यूज करूंगा, एक साल में तो यूज करूंगा नहीं, तो मैं सारा खर्चा एक साथ कैसे दिखा दूं, ठीक है। इससे तो खर्चे भी मेरे काफी बढ़ जाएंगे, लॉस आ जाएगा। बट है तो ये भी खर्चा, दिखाना तो है, बट एक साथ नहीं दिखाना। कैसे, यहां देखना, जो आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, वो एक साल में तो यूज कर नहीं लोगे, वो आप मान लो 10 ईयर तक चलेगी, मान लो, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट को ना हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो एसेट खरीदा 10 लाख का और वो 10 ईयर तक चलेगा, ये एक आइडियाज होते हैं कि कितने साल चलेगी। 10 ईयर तक चलेगी तो उसकी हर साल की कॉस्ट आ गई 1 लाख, इसको कट करके, ठीक है। तो हम इसकी कॉस्ट को एक साथ यहां पे नहीं दिखाएंगे, हम इसको 10 ईयर्स में दिखाएंगे, 1 लाख करके दिखाएंगे हर साल। मतलब इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं, जो मशीनरी खरीदी 10 लाख की, वो पूरी आप अभी यूज नहीं कर रहे, आप 10 साल में यूज कर रहे हो ना, तो उसकी कॉस्ट को 10 पार्ट्स में बांट दिया। जैसे मान लो 10 लाख की मशीनरी है, तो उसकी कॉस्ट को 10 टुकड़ों में बांट दिया और हर एक टुकड़ा 1 लाख का है, ठीक है। और इस टुकड़े को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, इस पार्ट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन के नाम से 1 लाख यहां पे डाल देंगे।
इससे क्या होगा, हर साल 1-1 लाख यहां आता जाएगा, ठीक है। तो पूरे 10 लाख धीरे धीरे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रेंट और सैलरी तो इसी साल की है, इसी साल दिखा दिया, बट मशीनरी पूरी इस साल यूज नहीं कर रहे, उसको 10 ईयर्स में यूज कर रहे हो, तो 10 ईयर्स में दिखा दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, ये हम आगे जाके सीखेंगे हायर लेवल पे, अभी तो एक छोटा सा आपको एक आइडिया दिया है, ठीक है। और इस डेप्रिसिएशन को यहां से माइनस कर देते हैं कि अब मशीनरी रह गई 9 लाख की और डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गई 1 लाख। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट बस इतना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हर साल के खर्चे जिसका बेनिफिट एक साल में कंज्यूम हो जाएगा, वो यहां दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां दिखाते हैं, बट खर्चा तो वो भी हुआ है, तो उसको धीरे धीरे यहां पे दिखाएंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम 10 ईयर तक चलेगी, जैसे कार की लाइफ होती है 15 ईयर्स, वैसे मशीनरीज की भी लाइफ होती है, तो वो एक बेसिक आइडियाज होते हैं, ठीक है। अब लिख लो, तो अब आगे करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, रिसिप्ट्स। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, रिसिप्ट्स मतलब जहां से पैसे आने हैं, या तो आ गए या आने हैं। रिसिप्ट्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसी जगह से पैसे आए जो रोज रोज नहीं आते, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते, कभी कभी ऐसे पैसे आते हैं, नॉर्मली सेल ऑफ एसेट्स। दोबारा सुनना, कैपिटल रिसिप्ट मतलब एक बड़ा अमाउंट आया जो रोज रोज नहीं होता, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, और नॉर्मली इसका एग्जांपल होता है जब कोई आप एसेट बेचते हो, मशीनरी बेची, बिल्डिंग बेची, तो वहां से जो बड़ा अमाउंट आया दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, एसेट खरीदना, कैपिटल रिसिप्ट मतलब एसेट को बेचना, तो ये होता है सेल ऑफ एसेट से। या फिर एक बड़ा अमाउंट आया, लोन लिया, लोन टेकन, ये वहां से आता है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट्स आती हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट्स कहां होते हैं, बैलेंस शीट में। तो जब आप एसेट बेचोगे तो ये बैलेंस शीट में शो होगा, एसेट खत्म हो जाएगा, और अगर आप लोन लोगे तो लायबिलिटी में आ जाएगा, वो भी बैलेंस शीट में, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हर साल होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो पैसे हर साल नॉर्मली आते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करते हुए। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो ऐसे पैसे जो नॉर्मली हमें मिल जाते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो कभी कभी पैसे आते हैं बड़ा अमाउंट दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। ये कहां पे शो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम वाली साइड, राइट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो ये होते हैं एक्सपेंसेस और ये होती है इनकम्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहां शो होगा, यहां पे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट काफी मिलता जुलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स को खरीदना, कैपिटल रिसिप्ट मतलब एसेट्स को बेचना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चे होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो इनकम होती है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब आप लिख लो, तो अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब खर्चा। अब आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस एक ही तो बात है, बट ये एक बात नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे जिसका बेनिफिट
इसी साल के लिए है, बेनिफिट फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब आप सोचो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। अगर बेनिफिट बस 1 साल के लिए है, इसका मतलब इसमें आते हैं सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस एक बात नहीं है। एक्सपेंडिचर बड़ी बात है, ब्रॉडर टर्म, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं। लेकिन एक्सपेंस का क्या मतलब है, वो खर्चे जिसका बेनिफिट बस इस साल के लिए है, तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। क्लियर। अब एक्सपेंस में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब जो इस साल के खर्चे हैं बट पे नहीं करे, है तो इसी साल के बट पे नहीं करे, तो दिस इज लाइबिलिटी। आपने सीखा था सैलरी आउटस्टैंडिंग। और प्रीपेड मतलब जो आपने पहले ही पे कर दिए, अगले साल के खर्चे पहले से ही पे कर दिए, सो दिस इज एसेट। ठीक है, बट एक्सपेंस का बेनिफिट बस 1 साल के लिए होता है, तो ये ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर बड़ी टर्म है, एक्सपेंस छोटी बात है। इसका बेनिफिट 1 साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे सैलरी, रेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो अपने गुड्स के खर्चे किए, और डेप्रीसिएशन जो अभी सिखाया था आपको। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, आपने सपोज मशीनरी खरीदी 10 लाख की, वो पूरा खर्चा एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो तो एसेट में आएगा, बट धीरे धीरे उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस में लाएंगे। किस नाम से लाएंगे? डेप्रीसिएशन। ठीक है, इस खर्चे को हम यहां पे एक्सपेंस में दिखाएंगे, बट धीरे धीरे, हर साल 1-1 लाख। इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस साल खाली 1 लाख की मशीनरी यूज करी, फिर अगले साल दोबारा 1 लाख की करी, फिर अगले साल दोबारा 1 लाख की करी। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। अब आप पढ़ लो। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में आपने सीखा था एक होती है करंट लाइबिलिटी, जो 1 साल में पे करनी होती है, और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो मोर देन 1 ईयर के बाद पे करनी होती है, मतलब 1 साल के बाद। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बैंक लोन। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो नॉर्मली 1 साल के बाद ही पे करते हो, राइट। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। बट इसके आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है बुक्स में, डिबेंचर्स। काफी स्टूडेंट्स को डाउट आया कि सर ये डिबेंचर क्या होते हैं। देखो, वैसे तो ये 12th का टॉपिक है, बट अब आपने डाउट पूछा ही है तो ये भी सीख लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना डिबेंचर्स क्या होते हैं। देखो, होता क्या है, जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, ठीक है, अभी तो हम 11 में सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे हैं, अकेला बिजनेसमैन। जब 12th में आप कंपनी पढ़ोगे तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं, राइट। क्योंकि कंपनी में काफी पैसा लगता है। तो एक तो होता है कि हम अपना पैसा लगाते हैं। मान लो रिलायंस स्टार्ट करी हमने, तो जो अंबानी है वो अपना पैसा लगाएगा। एक होता है कुछ अमाउंट बैंक से लोन लेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ पैसा पब्लिक से भी लिया जाता है, और पब्लिक से जो पैसा लेते हैं उसको 2 फॉर्म में लिया जाता है, एक होता है शेयर्स और एक होता है डिबेंचर्स। ठीक है, ये आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ोगे इसका, लेकिन एक बेसिक नॉलेज बहुत ध्यान से सीखना। एक होते हैं शेयर्स, एक होते हैं डिबेंचर्स। अब मान लो आपने अपने शेयर्स निकाले, तो इसमें क्या होता है, आप पब्लिक को बोलते हो कि आप लोग हमारे शेयर्स खरीदो और मालिक बन जाओ। मान लो एक शेयर 100 रुपए का है, तो आप पब्लिक को बोल रहे हो आपने जितने भी शेयर्स खरीदने हैं खरीदो, आप हमें पैसे दो और मालिक बन जाओ। बट हाँ, वो अलग बात है कि आप 51% शेयर्स अपने पास रखोगे, राइट।
जिसकी कंपनी है 51% शेयर वो अपने पास रखेगा ताकि मेन मालिक वही रहे। तो जो ये पब्लिक होती है, ये मालिक जो बनेगी, ओनर जो बनेगी 2%, 3%, 5% की बनेगी। ठीक है, मान लो मिस्टर एक्स है, उसने 15-20 शेयर खरीद लिए तो 2% का ओनर बन गया। मिस्टर वाई है, वो 5% का बन गया। बट मेन ओनर तो रिलायंस ही रहेगा, तो एट द एंड चलनी तो उसी की है। ठीक है, एक और तरीका होता है पैसे निकालने का, आप पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करो। अब इसमें क्या होता है, आप पब्लिक को बोल रहे हो कि आप लोग हमारे डिबेंचर्स खरीदो, एंड इट्स अ काइंड ऑफ लोन। आप पब्लिक से लोन ले रहे हो और आप उनको बोल रहे हो आप हमारे डिबेंचर खरीदो और 3 साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब पब्लिक आपके शेयर्स खरीदती है ना, ये पैसे वापस नहीं करते आप पब्लिक को बोल रहे हो शेयर्स खरीदो और मालिक बन जाओ और बैठो अब आराम से। अगर आपको ये शेयर बेचना भी है तो बाहर किसी और को बेच दो, बट कंपनी पैसे वापस नहीं करने वाली अभी। लेकिन डिबेंचर में क्या होते हैं, आप पब्लिक से लोन ले रहे हो और 3 साल बाद ये पैसे वापस कर देते हो। ठीक है, लेकिन पब्लिक बोलेगी कि हम ये पैसे क्यों दें आपको, तो आप इसके ऊपर कुछ रिटर्न दोगे, और वो रिटर्न क्या होता है, इंटरेस्ट। आप लोगों को हर साल इंटरेस्ट दोगे, मान लो 10%, 9%, जो भी डिसाइड होगा, और ये तो देना ही पड़ेगा। मतलब 3 साल बाद पैसे भी वापस करने हैं और हर साल इंटरेस्ट भी देना है। फिर आप बोलोगे सर शेयर्स में क्या कमाएंगे जो पब्लिक है, तो शेयर्स में हम कमाते हैं डिविडेंड। इन शॉर्ट, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किस में बंटता है, मालिक में। तो वो रिलायंस को भी मिलेगा और लोगों को भी मिलेगा, वो भी तो मालिक है जो पब्लिक है। ठीक है, तो शेयर से मिलेगा डिविडेंड, डिवेंचर से मिलेगा इंटरेस्ट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, भले ही कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। लेकिन डिविडेंड कब मिलता है, जब कंपनी प्रॉफिट में होती है, लॉस में नहीं मिलता। ठीक है, दूसरी बात, शेयर्स का पैसा कंपनी वापस नहीं करती, डिबेंचर्स का पैसा 3, 4, 5 साल में वापस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था, 12th में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा सा आप बीएससी में भी पढ़ोगे। तो दैट्स इट, ये आप लिख लो। बाकी आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।